नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल व प्रियंका गांधी हरियाणा में अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी आज तीसरे दिन लगातार हरियाणा के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तक प्रदेश के चारों कोनों में रैलियां कर चुके हैं। आज हम इन दोनों नेताओं की रैलियों में आई भीड़, नेताओं के भाषणों में जनता के मुद्दे, जनता के सरोकारों और जन समूह की प्रतिक्रियाओं तथा नेताओं के भाषणों के प्रभाव को लेकर चर्चा करें। इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं शिक्षाविद एवं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर चतर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार केबी पंडित और वीरेंद्र फोगाट। आपका 8 पीएम के मंच पर स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में 26 विधानसभा क्षेत्रों की रैली करके किया था। वहीं राहुल गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ से जन संकल्प विजय यात्रा की शुरुआत की और लाडवा कुरुक्षेत्र तक गए। डॉक्टर साहब, आपने कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों नेताओं के उद्गार भी सुने और उनकी रैलियां भी देखी। किसके भाषण में दम था? कौन जनता के सरोकारों की बात कर रहे थे और किससे ज्यादा लोग प्रभावित दिखे? दोनों नेताओं का कंपैरिजन करना वैसे तो मुझे एक महीने में सही नहीं लगता है। जो हरियाणा में कहा जाता है ना, कित राम राम कित टाए टाए, सीधा जो संवाद है वो राहुल गांधी का वो जनता के साथ है और वो हमेशा ही उस लहजे में बात करते हैं जैसे वो सामने किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उसे सुना रहे हैं और उसकी सुन रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी का जो भाषण होता है वो हमेशा एक तरफा है, वो मन की बात कह करके निकल लेते हैं, लेकिन जनता से उसके सरोकार हैं या नहीं है उसका संदर्भ कभी भी नहीं आता। जबकि राहुल का सीधा संबंध जनता से, आम जनता से, चाहे वो किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे युवा हैं, चाहे वो बेरोजगार हैं, उन सबको सीधा संबोधन वो करते हैं। तो इसलिए उनकी जो रैली नहीं कहना चाहिए, रैला जिसको कहते हैं, और ये जो यात्रा थी ये रैली नहीं है, ये तो जनमानस से वो अंबाला जिले में नारायणगढ़ से चले, अंबाला भी गए, शाहबाद भी गए, लाडवा का यहाँ जो पिपली का जो चौक है उसमें इतनी अपार, जबकि वो रैली ऑर्गेनाइज नहीं थी, उस तरह से आम जनता से मिलते हुए आकर के कुरुक्षेत्र में उन्होंने की। और कुरुक्षेत्र में जो उनकी जनसभा थी जहां उन्होंने सभी नेताओं ने संबोधित किया था, वो एक इतनी बड़ी थी जिसने अमिट छाप उत्तरी हरियाणा में छोड़ी है। दूसरी तरफ उन्होंने सिर्फ एक रैली की नरेंद्र मोदी ने थीम पार्क में, उसमें जैसे जैसे उनकी होती हैं रैलियां, एक मैनेजमेंट होता है, इवेंट मैनेजमेंट, वो सब वहां दिखाई दे रहा था। तो ये तो रही रैलियों की बात। भाषण की गुणवत्ता का अगर हम अंदाजा लगाएं तो वो एक तरफा है, उसमें कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जो वो बता सके कि 10 साल की हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हमने क्या किया है, हरियाणा सरकार ने क्या किया है, वो कहीं भी नहीं था। अभी भी जो चल रहे हैं, उनके जो ऐड चल रहे हैं, चाहे वो टीवी पे हैं, चाहे वो ब्लो अप लगा रखे हैं कहीं भी, बिना पर्ची बिना खर्ची समथिंग हम ये देंगे। अब तक क्या दिया है कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। उनके अपने घोषणा पत्रों में भी कुछ जिक्र नहीं है कि उन्होंने अब तक क्या किया है, क्या उपलब्धियां हैं। हम देंगे भाई, 10 साल तक तुमने क्या दिया था? जबकि राहुल गांधी के पास देने को बहुत कुछ है। उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें सारी चीजें हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। हाँ, ये जरूर हुआ था कि जब 7 गारंटीज जब रिलीज हुआ दिल्ली में, तो उसके बाद जो 2000 रुपए महिलाओं को देने की बात की थी, तो बीजेपी ने उसको 2100 रुपए कर दिया। अब तक क्यों नहीं दे रहे थे वो 2100 रुपए, सवाल ये है। तो उनकी सिलेंडर की 500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, क्या चुनाव का इंतजार कर रहे थे? अब सिलेंडर भी 500 तो वो रुपए बेहतर बता सकते हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। और तो अभी अब 10 साल से जो किसने रोक रखा था? जी, मैं एक बार पंडित जी के पास आता हूँ। पंडित जी, आपने भी करीब 5 दशक की पत्रकारिता के दौरान
अनेक नेताओं को करीब से देखा और सुना है। पीएम मोदी ने मंगलवार को चुनाव अभियान की चौथी रैली को पलवल में संबोधित किया और राहुल गांधी की यात्रा झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू होकर सोनीपत जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए गोहाना में संपन्न। दोनों नेताओं की भाव भंगिमा, भाषणों में जनता के मुद्दे कैसे उठाए गए। 10 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की कौन सी उपलब्धियां गिनवाई, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया। आप बताइए क्या सोचते हैं इस बारे। देखो, बीजेपी और प्रधानमंत्री का एक तरीका रहा है, वो सपने बेचते हैं जी, प्रैक्टिकल में उनका विश्वास नहीं है, इसलिए उनकी सेंटर में भी स्थिति ये हुई कि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लटकाऊ सरकार होगी, लटक गई। और हरियाणा में जो स्थिति बनी है वो एक दिन में नहीं बनी। जी, श्रीमान खट्टर साहब ने 9 साल राज की, 9.5 साल राज किया और उसमें किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर पाए, पंच सरपंचों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, आंगनवाड़ी आशा वर्कर का समाधान नहीं कर पाए, सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस लागू करना था वो भी नहीं कर पाए। मोदी के भाषण पे कंसंट्रेट कीजिए कि मोदी का भाषण क्या था और क्या उन्होंने कहा और क्यों वो इन बातों का जिक्र नहीं करते जो उनकी सरकार की उपलब्धियां है, चाहे उनकी अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियां। जी, देखो, मोदी ने अपने 4 जनसभाएं की हरियाणा में। जी, गोहाना में की, कुरुक्षेत्र में की, सोनीपत में की और फिर वो पलवल में कल लास्ट की। उन्होंने जो घिसे पिटे मुद्दे थे वही रिपीट करते रहे, ये है वो है वो है, 370 धारा। अब हरियाणा में 370 धारा का क्या महत्व है? जी, कल पाकिस्तान के इशू को टच किया उन्होंने, जी, ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में भी जिक्र किया। जी, तो वो जो मुद्दे हैं वो हरियाणा के लिए बेमानी है। हरियाणा में असली मुद्दे ये हैं, बेरोजगारी है, जी, महंगाई है, आम जनता इनकी नीतियों से परेशान है। जैसे प्रॉपर्टी आईडी का कोई समाधान ये सरकार नहीं दे सकी, फैमिली आईडी का नहीं दे सकी, और प्रॉपर्टी और फैमिली आईडी के गलत होने से आम जनता बड़ी परेशान हुई, चक्कर काट रही है। उनका निदान जो सेंटर में होना चाहिए इनके में वो नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने डीसी की ड्यूटी लगाई, लेकिन प्रशासन भी पूरा इनका सहयोग नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में समाधान के लिए जो मंथ डेली मीटिंग रखी थी हफ्ते में 3 दिन, वो भी खत्म हो गई। प्रशासन इनको सीरियस नहीं लेता। तो वो जो जिक्र है प्राइम मिनिस्टर का, वो नहीं कर पाए कि हमने क्या किया। उन्होंने ये नहीं सुनाया कि आदरणीय खट्टर जी ने कैसे राज किया और क्यों हटाना पड़ा खट्टर साहब को। ये तो सब जस्टिफाई करना चाहिए था। और खट्टर साहब इसलिए बदला हमने, उनसे निराश हो गए थे हम। और फिर नायब सिंह सैनी को कैसे लाए, ये भी विचार का मुद्दा है। जब उनके पास बैकवर्ड का बहुत ऊंचे कद का नेता, क्यों बदला? अगर वो अच्छे काम कर रहे थे तो क्यों बदला, सवाल ये भी। और उनका विकल्प में जो लाए नायब सिंह को क्यों मौका दिया, जबकि बैकवर्ड क्लासेस का ही बनाना था। तो राव इंद्रजीत बड़े मायने थे, बैकवर्ड के ऊंचे नेता हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री का पद दे देते तो 14, 15, 16 सीट जो उनकी हैं वो तो पक्की है, और फिर वो 14 सीट से शुरुआत करते और बहुमत की तरफ ले जाते। लेकिन उनको भी बेइज्जत किया गया। फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो उनके वरिष्ठ नेता थे, जिन्हें उन्होंने अडवाणी को ठिकाने लगाया, मुरली मनोहर जोशी को लगाया, वसुंधरा को लगाया, शिवराज सिंह चौहान को वहां कैसे बेइज्जत करके हटाया, और रमन सिंह को स्पीकर बना के पीछा छुटवाया उसका, तो वो उन्होंने जिक्र नहीं करा। खट्टर साहब ने क्या करा, उनकी नकल करते हुए हरियाणा में रामविलास को ठिकाने लगा दिया, ओपी धनखड़ को ठिकाने लगा दिया, श्रीमान अनिल विज को ठिकाने लगा दिया, कैप्टन अभिमन्यु को ठिकाने लगा दिया, और वीरेंद्र के हालात ऐसे पैदा किए कि उन्होंने कांग्रेस में जाना पड़ा बीजेपी छोड़ के। कारण के था वो ही चाहते थे कि दुष्यंत को हटाया जाए। उन्होंने दुष्यंत की बात को नहीं माना, उनको जब सूट करा, जब उन्होंने दुष्यंत को बदला। तो ये जो सारी चीजें थी, जो फेलोर था बीजेपी का, उससे हरियाणा में एक माहौल बना। अब वही हरियाणा में इस बार कांग्रेस आनी चाहिए। आम जनता ये कहने लगी भी ये सरकार तो बेकार है, अब विकल्प चाहिए, विकल्प में कांग्रेस थी।
और फिर इनके पास कोई नेता था कि नहीं था, आधे मोदी अधूरे जी नेता थे। इनका जो तमाम नेता बातें प्रचार करते कर हैं। मुख्य पंडित जी, प्रचारक जो ये बनाया, मोदी जी तमाम बातें करते हैं, नहीं लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। हरियाणा की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे। किसानों को 13 महीने तक बॉर्डर पे जो बैठाए रखा, उसकी बात नहीं करेंगे। पहलवानों की बात नहीं करेंगे कि किस तरह महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने बूटों तले रौंदा, और किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है चुपचाप बैठाए रखा, बचाए रखा, और उन सब बातों पर कहीं जिक्र नहीं करते। ना पहलवानों के सम्मान की बात करते, ना वो किसानों की बात करते, ना वो बेरोजगार की बात करते, ना वो जवान की बात करते। तो कहीं ना कहीं क्या कारण है, ऐसा क्यों नहीं कर पाते? वो अपनी सरकार की उपलब्धियां क्यों नहीं गिन पाते? उनके आधार पर वोट क्यों नहीं मांगते? ऐसा उपलब्धि हो तो कहीं ना, उपलब्धि जी नहीं है। अगर उपलब्धि होती तो उसको बदलते क्यों, जी नायब सिंह को लाते कहाँ। अब वो है, इससे क्या हुआ, पहले इनका सिक्का बंद था, जो पैदा कर जी दिया नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, वो मान्य था। अब इनको पहले चैलेंज किया राव इंद्रजीत ने। अगर याद जी रखो, मुख्यमंत्री का रास्ता अहिरवाल होके जाता है, और जी हमने पहले इनको 11 में से 11 सीट दी, और दूसरी बार 8 सीट दी अहिरवाल में, और जी हमारे समर्थन से सरकार बनी। लेकिन अहिरवाल को मिला क्या? उन्होंने अहिरवाल का आह्वान भी किया कि इस बार तगड़े अपने नुमाइंदे भेजो जो आपकी लड़ाई लड़ सकें, अड़ सकें, और मैं भी कोशिश करूंगा इस बार। उनको भी एहसास हो चुका था कि जनता की भलाई के बिना नेता ठहर नहीं पाता। दूसरी चीज ये हुई, बीजेपी की स्थिति में, ये समझो आप, बीजेपी स्थिति में खट्टर को तो बुलाया नहीं जाता, जो सबसे बड़ा प्रचारक हो सकता था। उनके पोस्टर भी हटा दिए गए, और जी नायब सिंह जम नहीं रहा, तो बीजेपी का प्रचार आधा अधूरा है। और तीसरी चीज एक और है जो बड़ी थी, राजनीतिक रूप से बता रहा हूं, वो ये है, थर्ड फोर्स को रहकर ये यूज करते थे। जी जैसे इस बार इन्होंने मायावती को भेजा, इन्हें समझौता करवा दिया, उनको भेजा दूसरे को, और उनका जेजेपी समझौता करवा दिया। वोट जी बैंक की राजनीति करते हैं ना। इन्होंने सोचा शैलजा का इशू उठा के हम सबको, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो चुनाव में हार हुई थी, उसमें जाट प्लस दलित और बैकवर्ड क्लासेस इकट्ठी हो गई थी, और उनसे इनकी 5 सीटें हार गए थे। इस बार इन्होंने कहा कि उस पर मरम करो। उसको लगाया गया मेरे ख्याल में किरण चौधरी को। किरण चौधरी की इनकी बड़ी दोस्ती थी शैलजा जी की, और मनोहर लाल जी जैसा सेंटर में जो मंत्री है, उन्होंने दावा कर दिया कि शैलजा जी को मैं आने के शामिल जी कहता हूँ, दलित की बेटी है, उनकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, फलाना हुआ है। जब उनका हाँ, ये 2-4 दिन के बाद शैलजा को लेकर उनकी पूरी बीजेपी बेचैन थी कि शैलजा की बड़ी बेइज्जती कर दी, और स्मृति ईरानी तक कह रही है कि शैलजा को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करती कांग्रेस। ये बातें सामने आ रही थी लगातार। ये क्या नहीं, मसला है इसमें पूरा? इसमें एक इतनी बात और बेचैन थी, क्यों है बीजेपी? इसमें आज ये से थी एक पहले तो बात किसी और। के लिए, पहलवानों के लिए भी बेचैन नजर नहीं आई। महिला पहलवानों का यौन शोषण होता रहा, वो आरोप लगाती रही, आंदोलन करती रही, उसके लिए पीछे बीजेपी बेचैन नहीं हुई। लेकिन आज शैलजा के लिए बड़ी बेचैन हो रही है। नहीं, शैलजा ने इनको कैसे पलटवार किया। उसने कहा जी कि मेरे फादर भी गए थे तिरंगे में लिपट के, और मैं भी जाऊंगी, कांग्रेस में रहूंगी, और तिरंगे में लिपटने के डेथ के बाद तिरंगे में लिपट के जाने की मेरी इच्छा है। और ये बीजेपी वाले तो कुछ नहीं कर सकते, दलितों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। जब उनका ये मार पड़ी तो उससे डिफेंसिव हो गए। अब प्राइम मिनिस्टर ने कल की स्पीच में आप देखोगे तो केवल दलित के लिए प्रचार की बात करी, हम दलितों के लिए जी ये करेंगे। हम, इनको रोका किसने था दलितों के लिए काम करने से? 10 साल से इनकी सरकार थी, और पहले 8 साल तो ये, अब इस तीसरी बार में ये घटे हैं। सिक्का बंद सरकार थी, जो कह देते बदल दे। माया, आपको अचंभा होगा अपने नेताओं को कैसे अपमानित किया। जब विधायक दल की राजस्थान की मीटिंग हुई तो वसुंधरा को एक जी स्लिप दी राजनाथ सिंह ने, उसको नाम पढ़ना पड़ा, उसका वो लिस्ट में नाम देखते ही उसका चेहरा उतर गया। ऐसे शिवराज को सीट दी। जब मीटिंग हुई विधायक दल की, उसको पता चला कि मेरा विरोधी बना दिया गया। रमन जी सिंह की कोई पूछ ही नहीं हुई। अब ये पहली बार ये हुआ कि इंद्रजीत ने एक शुरुआत करी, और शुरुआत कहां से करी? जब इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई तो इंद्रजीत ने कहा भी ये बताइए अमित शाह जी, आपसे पूछना है
अगर ये जी। पीएसीए खड़े करे जाएंगे, पार्टी के वर्करों की पूछ भी होगी। तो उन्होंने बताया कौन है, फिर उन्होंने रखा ये जो इनके पीएसीए थे उनके नाम लिए गए, वो मैदान में उतरे हुए हैं और खट्टर की ताकत से वो दावा ठोक रहे हैं। जवाहर यादव तो बोला मेरे 50 लाख रुपए खर्च हो गए चुनाव लड़ने से पहले, अब मन्नू बोला 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए मैंने कोष में। एक और था अजय गौड़, वो उसने 500 साड़ियां दी हरियाली तीज बनाने के नाम पे फरीदाबाद की जनता को, महिलाओं को बुला के। तो ये जो सारा खेल हो रहा था, इंद्रजीत ने जब मुद्दा उठाया तो वो टाइम फिस हो गया। खट्टर को लगा कि मेरा तो, मैंने चेले चपाटों को हाँ भरी थी, मेरी पूछ नहीं रही। फिर खट्टर ने टिकटों के बंटवारे में जो मर्जी हाई कमांड ने दी होगी छूट तो खट्टर को मिली, लेकिन जैसे ही पहली लिस्ट आई इनकी 67 सदस्यों की, उसमें जो हाहाकार मचा, उसमें जो भगदड़ मची, उसमें जो आलोचना हुई, उसमें एक उदाहरण बता देता हूँ। जिलेराम शर्मा थे, पुराने नेता हैं, पहले सीपीएस भी रहे हैं हरियाणा में। उन्होंने कहा जी मैं तो अपने घर बड़ा आराम से बैठा था, मैं तो कांग्रेसी था, मुझे मनोहर लाल जी ने सीएम हाउस में बुलाया और कहा देखो भाई जिलेराम जी, आप यहाँ तो कांग्रेस में तो टिकट मिलेगी नहीं, गोगी सिटिंग एमएलए है, शैलजा का समर्थक है, शैलजा के हिस्से की टिकट उसे मिलेगी, तेरे को नहीं मिलेगी, तू बीजेपी में आ जा, तेरी टिकट पक्की। बोला मैंने, जिलेराम ने कहा कि मैंने सट्टर पर विश्वास करा, इतना बड़ा आदमी मुझे कह रहा है। बोला मैंने सारा इलाका छान मारा और चुनाव से 2 दिन पहले तक मेरे से कहता रहा तेरी टिकट पक्की, तेरी टिकट पक्की, और आखिरी में इन्होंने वो टिकट नहीं दिया मुझे और जिला अध्यक्ष को टिकट दे दिया। तो उन्होंने बोला अब मैं कार्यकर्ताओं के बीच पॉलिटिकली जिंदा जब रहूंगा, जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं जीतूं या हारूं, मैं चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा और मैं खड़ा होऊंगा तो बीजेपी की वोट तोड़ूंगा और किसकी तोड़ूंगा। उसको मनाने की बड़ी कोशिश हुई, तेरे को आगे एडजस्ट कर देंगे, सरकार बनेगी तो। बोला बनेगी जब ना। इसी तरह एक करण कंबोज था, बहुत बड़ा लीडर था इनका, मंत्री रहा, उसको बड़ा मौका दिया, बैकवर्ड सेल का स्टेट का प्रेसिडेंट था, उसको हिंदी में आश्वासन दिया तेरी टिकट पक्की, तेरी टिकट पक्की, आखिरी में उसकी टिकट काट दी गई और राम कुमार कश्यप को दे दी गई। करण वो उसको दिमाग में बड़ा सदमा लगा, उसने बगावत कर दी, उसको दिल्ली बुलाया गया। आप समझते नहीं हो, बीजेपी तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी तरफ से हम आश्वासन देते हैं आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। उसके जचन बोला एडजस्ट क्या करोगे, मेरी तो दुर्गति कर दी इलाके में और मैं तो खड़ा होऊंगा। वो जब खड़ा होने की बात हुई फिर उस पर दबाव दू गिरा, फिर बोला अच्छा मैं कांग्रेस में चला जाता हूँ। वो कांग्रेस में चला गया। आज ये दावा करता है कि मैंने केवल इंद्री में हराऊंगा बीजेपी को, मैं रादौर में भी हराऊंगा, 2 सीट थी मेरी, पिछली बार भी मेरे साथ धक्का किया गया, इस बार भी धक्का किया गया। तो ये उदाहरण के तौर पर बताया, इस तरह ही सारे के बगावत ही माहौल इनका बिगड़ गया। वो खट्टर जो हीरो था इनका, जो कहते थे 9.5 साल राज किया है, पार्टी ने उसको अछूत की तरह निकाल के अलग कर दिया, पोस्टर से हटा दिया, बड़ी मीटिंगों में बुलाना बंद कर दिया। और डॉक्टर साहब तो गवाह होंगे मौके के, खट्टर को कुरुक्षेत्र की रैली में बुलाया नहीं गया, उसका बैक साइड में ड्रॉप फोटो लगा तो वो भी हटा दिया गया, पहले दिन लगा था अगले दिन हटा दिया, फोटो नहीं है। ये सारी चीज हुई। मैं फिर आता हूँ आपके पास। वीरेंद्र फोगाट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं वो अपनी बात का। वीरेंद्र जी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान और जवान के मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा और राहुल गांधी ने क्या कहा, दोनों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए धनखड़ जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर हम बात करें तो वो सितंबर 2013 में रेवाड़ी से उन्होंने एक्स सर्विसमैन का जो एक सम्मेलन हुआ था वहां से अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद हरियाणा से रैली की थी। तो उस रैली से और ये पलवल की जो आखिरी रैली है यहाँ तक देख लीजिए आप, उनका बिल्कुल एक ही तरीका है। वो मंच पे तैयार होके सज धज के आते हैं, सामने भीड़ होती है, टेलीप्रॉम्प्टर होते हैं और एक कोशिश वो क्या करते, देखो उनकी जो भाषणों का जो बनावटीपन है उसको देखिए आप। वो पहले आते हैं और कुछ हरियाणवी में एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं और वो क्या बोल जाते हैं उनको भी नहीं पता और पब्लिक को भी समझ में नहीं आता है। तो शुरुआत वो वहां से करते हैं और उसके बाद वो आते हैं और दावे जुमले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और पिछले 11 साल से लोग ये देख देख के ऊब चुके हैं। अब कितना सुनेंगे
और कोई ऐसी तत्व जिसको कहते हैं हम, या कोई सार गर्भित बात या मुद्दों से संबंधित बात वो अपनी रैलियों में कभी नहीं करते। उन्होंने क्या किया है ये भी नहीं कहते वो, बल्कि वो क्या करेंगे। भाई कितने साल के लिए आखिर एक नेता को चुना जाए, एक आदमी को प्रधानमंत्री बना जाए, एक पार्टी की सरकार को लोग कितने दिन देखें। यह तो रोजाना की समस्या है। जिसका परिवार पहचान पत्र में, मान लीजिए हम हरियाणा की बात करें, वहां अगर उसको जो किसी आदमी की इनकम ज्यादा चढ़ गई है गलती से, और उनका जो है किसी की पेंशन कट गई है, किसी को और सरकारी सुविधा या कोई वजीफा मिलता था वो कट गया है, वो कितने 10 साल बाट देखेगा, वो कितना इंतजार करेगा सरकार बदलने का। आप सोचिए उसकी तकलीफ को। तो ये जो तरीका है इनका, अब आप ये देखिए पलवल की जो आखिरी रैली है, विस्तार में तो डॉक्टर चतर सिंह ने और पंडित जी ने सारा बताया बहुत सारी चीजें। ये पलवल की रैली थी, इसमें देखिए वो क्या कहते हैं कि हम पीओके को भी ले लेंगे, 370 हमने हटा दी वहां से, हम पलवल में मेट्रो लेके आएंगे। भाई 10 साल से क्या कर रहे थे, पब्लिक अब ये सुनना चाहती है कि आपने किया क्या है। 370 हटाने से ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई बहुत लोगों को वहां भाग गए हो और प्लॉट मिल गए हो फ्री में। और हमारे माननीय खट्टर साहब जिनका वर्णन जो है पंडित जी ने कर दिया है, वो तो कहते थे कि कश्मीर से तो हम हरियाणा के जो जवान लड़के हैं बेरोजगार बेचारे जो कमारे बैठे उनके लिए बहू लेके आएंगे, वहां से उनकी शादियां कराएंगे। इस तरह के जुमले तो इन लोगों ने फेंके हैं। अब बताइए 370 हटने से क्या ताल्लुक इस बात का। एक बार जो पुराने अपना प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब वो भी कहते थे हम बिहार से और झारखंड से हरियाणा के लड़कों के लिए बहू लेके आएंगे। तो ये लफाजियां आखिर कितने दिन चलेंगी का दम भरते थे। बिल्कुल। तो ये लफाजी जो है हम लोग इसको बोर हो चुके हैं। वहां से मैं तुम लोगों की शादियां करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि जो समस्याएं हैं उनके बारे में या भविष्य का जो कोई रोड मैप है, कोई विजन है, वो मोदी साहब के भाषणों में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और लोगों ने ये देख भी लिया। देखिए जो आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, केंद्र में लगातार 2 मजबूत सरकार चलाई और अब भी जैसे तैसे करके वो सरकार चला ही रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ थोड़ा है कि वो पब्लिक की भलाई के लिए अगर वो काम करेंगे तो उसके सहयोगी दल उसको रोक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका जो तरीका वो बिल्कुल वही है, आते हैं भाषण देके और बातें कह के चले जाते हैं, पब्लिक से कनेक्ट। देखिए मैं तो कम्युनिकेशन का और मीडिया का छात्र रहा हूं और आज भी ये चीज सीखता हूं। कम्युनिकेशन का मतलब ही यही होता है कि जब आमने सामने रूबरू वार्तालाप हो, जैसे एक आदमी कहे दूसरा सुने। और यहाँ तो क्या है, मोदी साहब को तो एक ही तरीका, अब मन की बात देख लीजिए चाहे भाषण देख लीजिए, वो लगातार आते हैं, अपनी बात कहते हैं, लोगों को अपने दावे वादे करके चले जाते हैं। और फीडबैक के नाम पे उनपे हो सकता है पता नहीं भाई कहां से सर्वे और कहां से क्या चीजें जाती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कम्युनिकेशन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, इसको भाषण ही कहेंगे हम तो। और दूसरी उनके अगर हम बनस्पत राहुल गांधी को देखें, जो 2022 के बाद जैसे उन्होंने दोनों यात्राएं की, पूरे देश को मापा और लोगों से मिले, वो आम आदमी से भी मिले, टीचर्स से भी मिले, किसानों से भी मिले, और उनके बीच में जा जाके जो वो कम्युनिकेशन का उन्होंने एक तरीका अपनाया है, और ये तरीका वाकई जो कम्युनिकेशन का सबसे बढ़िया तरीका है। और उन्होंने उनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या इनकी आईटी सेल ने जितना भी प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार किया था उनकी छवि को खराब करने के लिए, वो उन्होंने सारा ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि वो जनता के बीच में चले गए हैं। वो एक नेता लगते ही नहीं है। लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे भैया तो हमारे जैसे ही हैं और हमारी बात सुनने के लिए आए, लोगों के बीच में जाते हैं। देखिए हाथरस में जो उत्तर प्रदेश में वो दलित लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हुआ, उसके बाद उसको रातों रात जलाया गया, वो घटना सबने देखी है। तो क्या है कि अगले दिन वो वहां पहुंचते हैं 2-3 दिन के बाद। इसी प्रकार लखीमपुर खीरी में जो तत्कालीन जो गृह राज्य मंत्री थे, उनके बेटे ने कार चढ़ा के वो सारी जो है वो उन 4 किसानों की हत्या की, कितने लोगों को घायल किया था, वो पीड़ित किसानों के घर भी पहुंचते हैं। हरियाणा में भी वो जो है धान लगाने के लिए आते हैं और फिर गांव वालों को मिलते हैं, गोहाना में जो मदीना गांव, वहां से फिर उनके महिलाओं को अपने घर बुलाते हैं। इसके अलावा जो प्रियंका गांधी जो है, ये अपना पहलवान, महिला पहलवानों का जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और सारे पहलवान जो जंतर मंतर पे बैठे थे, वो उनसे जाके मिलते हैं, प्रियंका गांधी उनसे मिलती है। तो ये जो, और असंध में जो उन्होंने रैली में जिक्र किया जिस वीडियो का, कि करनाल के घोगड़ीपुर गांव में एक डोंकी रूट से अमेरिका गए परेशान बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, वो युवाओं से हरियाणा के, और उनसे बात करते, तो उनके बच्चों की बात कराते हैं उनसे वीडियो कॉलिंग पे। तो जनता के बीच में जाके, परिवार में जाके मिलने का ये तरीका है, ये कम्युनिकेशन का उन्होंने ये साबित कर दिया है कि भाषण देना और पब्लिक के बीच में जाके कनेक्ट करना,
और ये ऐसी नीति उन्होंने अपनाई है कि अब बीजेपी, IT सेल और RSS और तमाम जो सरकार के इस तरह के प्रचारक हैं या जो लोग क्या कहते हैं उसको, अपना थिंक टैंक है, उसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि इस तरीके का जो है तोड़ क्या है, और अब वो बिल्कुल नजर नहीं आता है। अब आप ये देखिए 10 साल के बाद अगर मोदी जी के पलवल में मेट्रो लेके आएंगे तो इस बात का लोग मजाक ही उड़ाएंगे ना, या 317 का वो जिक्र करेंगे 2019 में हटाई थी, 5 साल के बाद तो अब सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा पड़ा आपके ऊपर या उन्होंने कहा कि चुनाव कराइए, तब तो अब जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा पाए हैं। और वहां लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा घाटी में जी। तो ये सारी चीजें दोनों के भाषणों में और दोनों की रैलियों में जो कनेक्ट है वो साफ दिखाई देता है कि मोदी जी तो एक इवेंट मैनेजमेंट का जो एक तरीका होता है कि भाई एक हॉल बुक कर लिया या एक बहुत बड़ा जो शामियाना बुक कर लिया, लोग कुर्सियां लगा दी, लोगों को लेके आया गया बसों में भर भर के, सरकारी बसों में भर भर के, या पार्टी कार्यकर्ता अपने तन मन धन से जिस तरह से भी वो इंतजाम होता है उनको लेके आते हैं, लोग अपना वहां भाषण सुनते हैं उनका। और अब तो वो मोदी का जो एक नारा लगता था ना वो भी गायब उनकी रैलियों से लगभग। आप देखेंगे कोई हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी, वो सब गायब है। नारे अब जनसभाओं में गायब लगते हैं। लगता है कि लोगों में उस तरह का उत्साह नहीं है जो 2013 में था या 2019 में भी था, अब वो 19 में भी था। और दूसरी तरफ सर आप राहुल गांधी का देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहादुरगढ़ में कल थे वो, और वो बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, रेलवे रोड का इलाका। आप तो बहादुरगढ़ में रहते हैं, आपको पता है कि वहां पुराने बस स्टैंड के आसपास जाइए, पकोड़े वाले बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो वहां इतनी भीड़ हो गई थी कि वहां उनका एक मंच भी लगाया गया था और भाषण की व्यवस्था भी थी, थोड़ी बहुत देर संबोधित करेंगे, लेकिन वहां इतनी भीड़ की ऐसी स्थिति पैदा हो गई भीड़ की वजह से कि हर आदमी राहुल से हाथ मिलाना चाहता था, मिलना चाहता था। ये कम्युनिकेशन उनका जो है, कनेक्ट जो है, इतनी भीड़ हो गई कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण उनको वहां से भाषण ड्रॉप करना पड़ा। तो ये आप ये देखिए कनेक्शन का जो है, कनेक्ट का फायदा कि लोग उनसे मिलना चाहते हैं। मोदी जी से कोई मिल सकता है? अरे जो प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के साथ, आप जैसे बुद्धिजीवियों के और साथ नहीं बैठ पाया और उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया, वो पब्लिक से कैसे मिलेंगे? और हमने देखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी और बहुत सारे मंत्री भी उनसे जब मिलते हैं तो उनकी जो प्रधानमंत्री निवास से तस्वीरें जारी होती है वो भी हमने देखा है। वो बिल्कुल सामने एक कुर्सी पे जो है प्रधानमंत्री जी बैठे होते हैं और वो दूर या तो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं या बैठे रहते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो आप ये देखिए, कोई आत्मीयता अगर नेता की जनता के साथ ना दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे आप? उसको अहंकार कहेंगे, एरोगेंस कहेंगे, छुआछूत कहेंगे। तो ये लोग लगातार 10 साल से देख रहे हैं और राहुल गांधी ने इस परिपाटी को वैसे ही बदल दिया लोगों के बीच बीच में जाके। और हम ये कई बार ये कहते हैं कि भाई गांव में जो है बीजेपी का विरोध है और गांव में जो है भाई किसान और लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि गांव में समस्याएं हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीण लोगों को इन्होंने दुखी किया है। दुखी तो शहर के लोग भी हैं वहां, लेकिन क्या है कि गांव में आदमी थोड़ा मुखर रहता है और वो अपनी बात खुल के कहता है, और गांव में जो है दिक्कतें भी ज्यादा है शहर के बनिस्बत आप देखें तो। लेकिन आप शहर, बहादुरगढ़ तो बिल्कुल शहर का इलाका है सर। आप जानते हैं धनखड़ साहब, जिस इलाके में गए थे वो रेलवे रोड है, वहां जो है छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर वर्ग का, वैश्य वर्ग है, चाहे महाजन वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है या गांव से भी, और प्रवासी लोग भी बहादुरगढ़ में बहुत है। तो वो उन लोगों का हुजूम जो है राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ पड़ा। और इसके अलावा वो जनता के बीच में देखे पैदल चलते हैं। पद यात्रा का एक ऐसा तरीका हमने तो कभी अपनी उम्र में या हमने इतिहास में ऐसा पढ़ा नहीं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम किसी नेता ने जो भारत को माप दिया हो। तो ये कम्युनिकेशन जो हमारा जो टॉपिक है उसके आधार पर अगर बात करें कि मोदी जी की रैलियों में किस तरह का जो है वो भाषण देते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, ये चीजें देखिए। प्रधानमंत्री जी तो हमने कभी नहीं सुना कि किसी कार्यकर्ता के घर चले गए और वहां जाके खाना खा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसा हमने बहुत ही पिछले 10 साल से तो देखा ही नहीं है। कोई इक्का दुक्का कोई एग्जाम्पल हो तो मुझे ध्यान नहीं आता, लेकिन उल्टा पिछले 2 साल से आप राहुल गांधी को देखिए। कल भी वो किसी के घर गए और वहां खाना खाए और वहां महिलाओं से जो है बात की और उनसे पूछा है कि आपकी समस्याएं क्या है। भाई जनता से आप कनेक्ट नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं तो आपको जनता सुनना बंद कर देगी। और वो बिल्कुल, अब जैसे डॉक्टर चतर सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र की रैली में क्या हुआ, अब गिनती की तो क्या बात की जाए।
वो तो सबने देखा है, वो तो पंडालों में दिखाई देता है, जो लोग वहां मौजूद है, पत्रकार लोग हैं, मीडिया जो रिपोर्ट कर ही रहा है कि कितनी भीड़ है, और भीड़ इकट्ठी करना रैली में एक इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से, और एक जन यात्रा पद यात्रा निकल के लोगों के बीच में जाना, वो एक अलग इश्यू होता है। अब नारायणगढ़ से जो उन्होंने परसों अपनी विजय संकल्प यात्रा शुरू की है राहुल गांधी ने, उसमें आप ये देखिए कि अंबाला में तो उनको यात्रा के बीच में नीचे उतर के लोगों से बात करनी पड़ी, लोगों से बात की और उन्होंने अपनी बातें कही और उनसे सुनी, फीडबैक लिया। तो कम्युनिकेशन का सबसे बढ़िया तरीका उन्होंने अपनाया, और वो स्वाभाविक रूप से आज जो है राहुल गांधी, अगर हम प्रचार के मामले में बात करें तो वो नरेंद्र मोदी में बिल्कुल भारी पड़ रहे हैं, और पूरी बीजेपी को उन्होंने सोचने में मजबूर कर दिया है कि भाई अब इसका तोड़ क्या निकाला जाए। अब इलेक्शन इतना नजदीक है कि अब तोड़ ढूंढ पाना तो दूर है। हालत ये हो गई है कि हरियाणा में स्टार प्रचारक के नाम पे बीजेपी का कोई नेता आपने देखा हो ऐसा कि जिसके बहुत बहुत हुजूम या उमड़ पड़ा हो, कोई रैला उमड़ पड़ा हो, ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई देता। और एक छोटी सी और बात कहूंगा सर, हालत ये है कि बाबा राम रहीम को इन्होंने जो है पिछले 3-4 साल में 6ठी-7वीं बार जो है पैरोल दे के उनको बुला लिया है। तो हालत तो ये हो गई है कि बाबा की शरण में जो एक कोर्ट द्वारा घोषित अपराधी है, हत्यारा, बलात्कारी, सारे मामले उस पर सिद्ध है, सजा याफ्ता 20 साल की सजा है उनको, और बावजूद उसके उनको पैरोल मिल जा रही है। वो किस लिए मिल रही है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी आपको 2014 में जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था और बीजेपी जीती थी, तो अनिल विज मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के साथ जो है वो वहां गए बाबा के दरबार में पहुंच गए थे राम रहीम के। बिल्कुल। तो सरकार इस तरह से नतमस्तक हो एक किसी भी धर्म के या एक किसी धर्म गुरु के नाम पे, और फिर राम रहीम के ऊपर तो इस तरह के आरोप थे, जांच भी चल रही थी, तो राम रहीम को पकड़वाया भी गया और सजा भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अब राम रहीम को जो है खुश करके और उसके चेलों की वोट लेने का इंतजाम जो है वो अब किया जा रहा है। मैं फिर आता हूँ आपके पास फोगाट साहब, एक सवाल अब डॉक्टर चतर सिंह जी से कर लेते हैं। राहुल गांधी ने अंबानी अडानी को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर खूब हमले बोले, लेकिन मोदी जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता वे हरियाणा के चुनाव में पीओके और 370 का जिक्र जरूर करते नजर आए, जैसे फोगाट साहब ने भी कहा। डॉक्टर साहब, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस चुनाव में, हरियाणा का जो चुनाव इस समय हो रहा है, उसमें आज तक का पिछले 10 साल में जो चीज रेड कारपेट के नीचे दबाई गई थी, उसको उघाड़ करके रख दिया है। जनता के बीच अब ये सरोकार आम पहुंच गया कि अडानी अंबानी का नाम क्यों लिया जा रहा था। इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जितनी भी जनता की समस्याएं हैं उनकी जड़ में मोदी नहीं है। मोदी को पालने वाले जो दो लोग हैं वो है, मोदी उनको पाल रहा है, वो मोदी को पाल रहे हैं। उसकी जो ब्रांडिंग बना रहे हैं कि मोदी 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 जो होता रहता है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे यही 2 लोग या 25 लोग हैं जिनको वो फायदा पहुंचाता है। वो एक दूसरे की, जैसे हरियाणा में कहावत है ना, तू मेरी कमर खुजा मैं तेरी कमर खुजाऊंगा, तो उस तरह का इस नेक्सस को सरेआम नंगा करके रख दिया है उसने, कि जितनी भी समस्याएं, चाहे वो सेना की है, चाहे वो पेंशन का मामला जैसे उन्होंने उठाया, अग्निवीर इसलिए शुरू किया गया, लोगों को, जवानों को पेंशन ना देनी पड़े जो रिटायर होकर के आते हैं, उस चीज को रोक करके 4 साल का ये करें, और बाकी जितने निकलेंगे वहां से लोग वो जाकर के फैक्ट्रियों में काम करेंगे, उनको वहां रोजगार मिल जाएगा। एक एक स्कीम को उन्होंने सारा खोल करके रख दिया। जितना अभी पानीपत के पास ही एक बड़ा प्लॉट, बड़ा एरिया, एक उसके लिए स्टोरेज के लिए अंबानी ने, उसी तरह से पंजाब में भी अपने अनाज को, अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए जो गोडाउन बनाने की चीज थी वो ले ली थी। जो पिछली बार ये चुनाव के समय भी ये चीज उठी थी कि इतने लंबे चौड़े एरिया को अडानी को दे दिया गया है जहां वो अपना सामान रखेगा सस्ते दाम पर। एमएसपी तो लागू है नहीं, जिन चीजों पर लागू है वो चीज हरियाणा में ज्यादा पैदा नहीं होती, लेकिन जो मेन है गेहूं और चावल, वो सब के लिए है नहीं, वो सब सस्ता खरीद करके यहाँ स्टोर में रखेगा और यहाँ की जनता को अपने मनमाने दाम पर बेचेगा। तो जो नेक्सस तैयार हो रहा था, उस नेक्सस को पॉलिटिक्स और
कॉरपोरेट, इन चीजों को उन्होंने खोल करके रख दिया और जनता की समझ में आ गया है कि जितना भी ऐसा क्यों है कि जब भी भाजपा की सरकार आती है चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। अभी आप देख लो प्याज 75 रुपए, अभी तो कुछ दिन के बाद और देखोगे त्योहारों का जो मौसम आ गया सामान मिलेगा नहीं, अचानक से चीजों के दाम बढ़ जाते हैं 20%, 25%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबका सब जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़ा व्यापारी वर्ग है, छोटा नहीं, बड़ा व्यापारी वर्ग है, सब कुछ उसके हाथ में। वो कब रिलीज करेंगे, कब रोक देंगे चीजों को, वो उन पर निर्भर करता है। और किसी पर भी 10 साल में कोई कार्रवाई होते हुए देखिए किसी बड़े व्यापारी? उन्होंने साफ कहा कि हरियाणा में ड्रग्स है, पंजाब में ड्रग्स का मामला है। बताइए 3000 केजी वहां पर उसका जो पोर्ट है अडानी का, उस पोर्ट पर ये ड्रग्स पकड़े गए, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। जितने भी कोयला में महाराष्ट्र में चल रहा है कि जो कच्चा कोयला ये मंगाते हैं या बिजली को जो सप्लाई करते हैं, उसमें इतना वेरिएशन है, इतना घोटाला है, कोई कार्रवाई हुई? कहीं पर भी नहीं। इतने नोट पकड़े जाते हैं, कोई कार्रवाई हुई? कहीं पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब उसके साथी हैं। तो इसलिए जनता की अब समझ में आ गया है, बड़े आम शब्दों में जनता की भाषा में राहुल गांधी ने समझाया है और जनता की समझ में अभी आ गया है कि हमारी समस्याओं की जो जड़ है वो अडानी अंबानी जैसे 25 कॉरपोरेट हैं जिनका 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने माफ कर दिया और किसानों का एक पैसा भी माफ नहीं होता। मजदूर का दिहाड़ी नहीं मिलती है उसको, या छोटे दुकानदार हैं उसके यहाँ पुलिस वाले या दूसरे लोग आ जाते हैं, नोटिस आ जाता है, पारी आती है, किसान डिमांड करता है तो माफी की बात जब चलती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि भाई जो है ना इससे मनी इन्फ्लेशन हो जाएगा और जो है इकोनॉमी बैठ जाएगी। अरे भाई किसान के हाथ में पैसा आएगा या किसान का कर्जा माफ होगा तो मनी इन्फ्लेशन कैसे होगा और बैंक कैसे फेल हो जाएंगे या आपकी सारी व्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था कैसे ढह जाएगी? जबकि उद्योगपतियों को अगर आप देते हैं, अनुदान देते हैं या जिस भी तरीके से उनका कर्जा एक तरह से वेग ऑफ कर देते हैं, यानी नया पुराना और कुछ करके डाल देते हैं या ना वसूले जाने लायक खाते में डाल दिया जाता है कि इसकी वसूली नहीं की जा सकती, तो यह वसूल अब तो एक और फंडा हो गया है कि कर्जदाता जो है वो देना नहीं चाहता, विलफुल डिफॉल्टर। ये बड़ी अच्छी एक टर्म निकली है, विलफुल डिफॉल्टर, और उनको फिर आगे से कर्जा भी दिया जा रहा है, वो देना भी नहीं चाहते, वापस भी नहीं लौटाना चाहते, लेकिन उनको आगे से बैंक कर्जा दे रहे हैं, उनको दिया जा रहा है। विलफुल डिफॉल्टर्स की बात बता रहा हूँ। तो इस तरह की जो स्थितियां सामने आती हैं उससे निश्चित रूप से आम आदमी को परेशानी होती है। अब पंडित जी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, इजाजत हो तो। जी, ये अब तक जो इकोनॉमी थी या कॉर्पोरेट था या जब पैसा दिया जा रहा था, कुछ भी हो रहा था अपर लेवल पे, वो सब जो अर्थशास्त्री थे उनकी समझ की बात थी। जैसे आपने कहा कि जब किसानों को देने की बात आती है तो जो सरकार के पाले हुए अर्थशास्त्री हैं, पाले हुए मैं यूज कर रहा हूँ, पाले हुए अर्थशास्त्री हैं, वो सब इसके विरोध में आ जाते हैं कि इनको मत दो। लेकिन कभी भी कोई अर्थशास्त्री ने ये नहीं कहा कि इनके कर्जे क्यों माफ किए गए, सरकार से कोई सवाल नहीं। आरबीआई का जो वो बना हुआ है गवर्नर, उसको कोई ज्ञान है? इतिहास का विद्यार्थी है वो, अर्थशास्त्री नहीं है। लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी जो इन रैलियों में हरियाणा में देखा गया, राहुल गांधी ने एक्सपोज करके रख दिया है और जनता की समझ में आ गया, इतनी अच्छी भाषा में, इतने अच्छे शब्दों में ये समझा दिया लोगों को कि उनकी समस्याओं की जड़ मोदी और उसका कारपोरेट दोस्त ये सब है। और लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के पीछे ये है, इनकी आ रही है। अगर इसको नहीं तोड़ोगे, अगर इसको नहीं हटाओगे बस, तो उनको समझ में आ गया कि अगर हम अपनी समस्याओं से निजात पाना है तो बहुत जरूरी है इस कॉर्पोरेट को अटैक करो, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो सत्ता में बैठे हुए भाजपा के लोग हैं इन सबको साफ करो। जी धन्यवाद। पंडित जी, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और आज राज्य सरकार के खिलाफ भी लोगों में जबरदस्त नाराजगी। कांग्रेस के राहुल गांधी कितना नाराजगी को भुना पाएंगे
और मोदी कितना नाराजगी दूर करने में सफल हो पाएंगे? देखो ऐसा है, अब नाराजगी दूर करने का समय नहीं बचा। आज 2 जी। तारीख होगी, 5 को वोटिंग है। कोई ऐसा इनके पास औजार नहीं है कि वो एक बार घुमा दें सब समस्याओं का समाधान हो। जी। अब तो इनको ये समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। और इसमें एक दो चीज याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि इन्होंने इतनी ईमानदारी से काम किया है। अब राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपक गया बरसात में, याद होगा आपको। तो ये ऐसे ईमानदार लोग हैं। और दूसरी एक संसद जो नई बनी, उसके मेन जो एंट्री गेट है उसमें पानी टपक रहा था बरसात के दिनों में। इनकी समझ में ही नहीं आया। और जो लड़के कूदे थे, इतनी निचाई पर था, वो आसानी से कूद गए। अब उस पर बड़ी बड़ी ग्रिल लगाई है। तो ये इतने समझदार लोग हैं। अब ये जितनी चालाकी बरतते हैं, पैसे खाने का जरिया बना लिया। वही सारी चीजें कंस्ट्रक्शन वही गुजरात की फर्म कर रही है लगातार, और उनको आंख मीच के मुंह मांगा पैसा दिया जा रहा है। आपको ध्यान होगा जब संसद भवन का निर्माण हुआ नए का, तो चारों तरफ से बड़ी बड़ी बैरिकेड्स लगा दी गई ताकि लोग आ जा नहीं सके। लोगों का उसमें प्रवेश करना, फोटो खींचना पाबंदी थी। और फिर इतना बढ़िया बनाया, बरसात के दिनों में टपक गया। जी। और जो बाहर के लोग थे कूद गए। लोकसभा के हाल में, मीटिंग हाल में कूदे कि नहीं कूदे। तो ये सारी जो चीजें थी, मेरा ये कहने का मतलब, मैं ये बता रहा हूँ, ये समाधान जब सेंटर में नहीं हो पाया इनके पास, ये चालाक हैं। इन्होंने करप्शन को साइंटिफिक कर दिया। साइंटिफिक कैसे होती है करप्शन? अधिकारी और पॉलिटिशियन मिल जाएं तो वो अधिकारी इस तरह से केस पेश करते हैं, अब नीचे से आया और पॉलिटिशियन कह रहा कर दो ओके। पॉलिटिशियन को फिर ज्यादा जब कुछ नहीं करता। बंसीलाल जी कहते थे, अब जब शाह कमीशन में मेरे खिलाफ इंक्वायरी हुई, तो जो केस SK मिश्रा जी ने भेजे थे उनमें कभी दिक्कत नहीं आई। और जो नीचे के जो उनके सबॉर्डिनेट थे, काम करने वाले, प्रमोटी SC SC IS बने थे, उन लोगों से जो निकला उसमें उनका बचाव नहीं हो सका। तो मेरा मतलब ये था कि ये जो अधिकारी हैं, खट्टर साहब ने भी, मोदी साहब ने समझ लिया कि अधिकारी भी महाकरप्ट हैं और वो पॉलिटिशियन को ओबलाइज करना चाहते। बोलो सर, उन्होंने कहा ये कर दो, उनको हो गया जी। क्योंकि IS इस बात में पारंगत होता है, अब चलते हुए काम को कैसे रोका जाए विद रीजनिंग, और चलते हुए काम को कैसे पूरा किया जाए। इन दोनों को वे एक्सपर्ट हैं और पॉलिटिशियन की नजर देखते हैं। और उनको एक चीज और लगती है, अब 1 साल तो श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ये कहते रहे मैं सीख रहा हूँ राजनीति। जी। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे जिम्मेवार, हरियाणा के विकास की जिसके पास जिम्मेवारी है, 1 साल तो वो सीखता ही रहा। और सीखने के बाद ये अड़ंगे कर दिए, कोई विकास नहीं हुआ, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई। तो वो जो सारा चीज थी ये कर सकते थे वो सारी, क्योंकि रियायत देते तो इंडस्ट्री को देते भी, आप इधर लाइए, रोजगार दिए। हरियाणा के नौजवानों को बेरोजगारी की समस्या थी। जितने केस इनके पकड़े गए नकल के, जितना केस इन पे ढक्कन ढक दिया, आप अंदाजा लगाओ इससे बड़ी ईमानदारी और इनका सबूत बेईमानी का क्या होगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी का ऑफिशियल दराज में 90 लाख रुपए निकले। कोई जवाब है इनके पास? उन्होंने जिनका नाम लिया, गफ्तवार को देने थे, उसको बदल दिया, उसको सूर्या इंडिया दे दिया एक पेपर। और फिर ये खुलासा हुआ, अब 42 करोड़ की जमीन उन्होंने जज्जर के पास खरीदी। ये खुलासा भी सबूत हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं विजिलेंस की इंक्वायरी करवाऊंगा। अरे विजिलेंस की हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्रेटरी पे तो सजा नहीं हुई। फिर उन्होंने देखा कि हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का, इनका RSS का बंदा था, वो चेयरमैन बना रखा था, उस पर भी आरोप लगे। तो उन्होंने बोला विजिलेंस की इंक्वायरी करवाऊंगा। 3 महीने इंक्वायरी रखी, उसको सस्पेंड रखा और 3 महीने बाद बहाल कर दिया कि ईमानदार है, तो बहुत बढ़िया काम करता था, ये तो गलत तेरे पर आरोप लगाए, झूठे आरोप। तो विजिलेंस का भी टूल बना लिया। अधिकारी और पॉलिटिशियन मिल गए। तो ये खुला खेल है। नई सरकार बनेगी, जब इंक्वायरी होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। अब कैसे बड़ी बड़ी फर्मों को, एक फर्म का ये था कि दीनदयाल उपाध्याय योजना में 1000 करोड़ के पाइप खरीदे जाने थे, और परचेज कमेटी जिसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होता है, उसमें केस आ गया। अधिकारियों ने बताया कि जिस फर्म पे आप जोर दे रहे हो उस फर्म में
पूरा नहीं हो पा रही शर्तें, इसलिए उसको टेंडर नहीं दिया जा सकता। तो मुख्यमंत्री ने बेशर्मी में क्या कहा उस मीटिंग में, अब इसको स्थगित कर दो, जब इनके कागज पूरे हो जाए जब बुला लेना मीटिंग में, एजेंडे में ले आना। तो ये खुले केस हैं, पकड़े नहीं जाए ये सोच रहे हैं अधिकारी, ये सोच रहे हैं कि उनकी बातों पर ढक्कन लगा देंगे। अगर सही तरह की इंक्वायरी होगी तो सड़क पर पाएंगे, ईमानदारी इनकी तार तार हो जाएगी। हरियाणा में आप सब साथी घूमते भी हो गए, हरियाणा के ही हो, कौन सा ऐसा गांव है जहाँ बढ़िया सड़कें बनी हो, कौन सा ऐसा शहर है पानी की सप्लाई हो, सिवरेज की समस्या ठीक हो, सड़कें टूटी हुई नहीं हो। चुनाव के समय तो डरते थे पब्लिक में जाने के बीच नेता, और ये इतने बेशर्म है, पूछते ही नहीं है, गड्ढा है उनको बच के निकल जाओ। ये सलाह देने से काम थोड़ी होती समस्या के हल। तो आज जो बीजेपी की दुर्गति हुई है, थोड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है। एक मिनट मैं वीरेंद्र जी से एक सवाल करूंगा लास्ट में। एक मिनट मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप समस्याओं पर ढक्कन लगाते रहोगे तो रास्ता नहीं निकलता। जनता की समस्याओं का समाधान लिखोगे तो सरकार पॉपुलर होती है। इन्होंने ढक्कन लगाए, वो खुलने शुरू हो गए, इसलिए आज बीजेपी के बारे में लोग कह रहे हैं बीजेपी से लोग क्यों नाराज है। कोई बीजेपी से नाराजगी व्यक्तिगत नहीं है किसी की, इनके कारनामे हैं जो इन्होंने ढिलाई करा, ब्यूरोक्रेसी का नंगा नाच हुआ, यहाँ काम नहीं हुआ, गलत काम हुआ, ये सोचा अधिकारियों ने ढक दिए तो ढक गए, जब इंक्वायरी होगी तो पूछा बहुत सही कहा आपने कि बीजेपी के कारनामों के कारण ही जो है वो जनता नाराज है। वीरेंद्र जी, अब समय बहुत कम बचा है हमारे पास। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी लगातार मतदाताओं को डर दिखाते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा, फला आ गया तो ये हो जाएगा, जबकि राहुल गांधी निर्भयता के साथ सबको निडर होने का संदेश देते हैं। इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए सर, जैसा पंडित जी अभी बता रहे थे कि हरियाणा में किस तरह करप्शन और किस तरह से जो लोगों की समस्याओं से आंख मूंदी गई या अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह से जो है प्रशासन के साथ मिलकर सरकार ने जो है लोगों को बेवकूफ बनाया और उनकी समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब जो आपने सवाल पूछा है कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री जी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो आए हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी किस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, पंडित जी ने जो बात कही और या इससे पहले डॉक्टर चतर सिंह ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि जब आप अपने चहेते लोगों को, चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के संसाधनों को उनके हाथ में दे देंगे ताकि वो अपनी मर्जी से जो है लोगों से मनमाना दाम वसूल सके। वो अब कृषि के कानून जो लाए गए थे, काले कानून जो मोदी जी ने माफी मांग के वापस लिए, वो भी इसी का एक जो है सिस्टम और तरीका ढूंढा गया था कि किसानों से सीधा सस्ता अनाज खरीदो, अपने बड़े बड़े गोदामों में सीलो जो बनाए थे उनमें भरो और फिर अपनी मर्जी से वसूलो। तो राहुल गांधी जो अडानी पे, देखिए उन्होंने परसों भी अटैक किया, कल भी अटैक किया, अडानी पे जो अटैक कर रहे हैं वो दो तीन चीजें उसमें कहते भी हैं कि भाई अब बिजली अगर अडानी देगा तो, और कोयला जो है विदेश से लेके आते हैं वो, और उस पे 4 गुना इनवॉइस में भर के और भारतीय थर्मल प्लांट्स को मजबूर कर दिया गया है कि इतना विदेशी कोयला तो आपको जलाना ही पड़ेगा। अब वो अडानी लेके आता है तो अडानी से खरीदना पड़ेगा। और पीछे ये रिपोर्ट्स फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने जारी की हैं, बाकायदा इस पे रिपोर्टिंग हुई है। और लेकिन देश का मीडिया दुर्भाग्य से, जो हम सो कॉल्ड नेशनल मीडिया इसको कहते हैं, जिसको गोदी मीडिया की एक टर्म दी गई है, वहां इन चीजों का जिक्र ही नहीं है। अगर इसी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया टीवी वाला और पत्रकारिता अपना प्रिंट मीडिया, इसने सही तथ्य रखे होते, जनता के सामने एक सही तस्वीर पेश की होती, उसमें चाहे सरकार की अच्छाई या बुराई दोनों अगर आती ढंग से, तो वो चीजें सामने होती तो आज ये स्थिति नहीं होती कि केंद्र में ये सरकार होती, सब बदल गया होता। तो लगातार इस तरह की चीज, और राहुल गांधी उस नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार अडानी पे, देखिए वो हरियाणा में आकर ड्रग्स का मुद्दा उठाते और अडानी पे प्रहार करते हैं कि मुद्रा पोर्ट जो अडानी के स्वामित्व में चलता है, उनकी कंपनी चलाती है, वहां जो है 3000 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है, एक नशे का बहुत बड़ी खेप, उस पर क्या कार्रवाई हुई है आप ये देखिए। और उसका उलट देखिए आप, शाहरुख खान जो एक फिल्म स्टार है, उनके लड़के को बिना किसी कसूर के 28 दिन तक जेल में रखा जाता है। तो ये इनका तरीका दिखाई देता है। और आप जो है ये बाबा को बाहर ले आए हैं। तो ये जो चीजें हैं, अब पंडित जी ने जैसे कहा कि जनता बिल्कुल सुनने वाली नहीं है, दिन ही 2 रह गए हैं और जनता मूड बना चुकी है। लोकसभा चुनाव से ये मोमेंटम बना हुआ आ रहा है और अब इनके लिए बाबा की शरण में जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, जो घोषित रूप से अपराधी है।
तो जनता ये भी देख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या इनके कर्णधार ये सोचे कि हम बाबा को ले के आएंगे यहाँ और उनके लाखों समर्थकों को जो हम प्रभावित करके वोट ले लेंगे, लेकिन आप ये देखिए उन लाखों के अलावा जो और करोड़ से भी ऊपर मतदाता है जो इस करतूत को उनकी देख रहे हैं, क्या वो नाराज नहीं होंगे? क्या वो इनका जो इलाज करने के लिए वोट नहीं करेगा, या सिर्फ बाबा के समर्थक ही वोट करेंगे? कांडा के समर्थन में अपने प्रत्याशी उठा लिया है, हटा दिया है। ये एक और बड़ा उदाहरण हरियाणा में पेश किया है बीजेपी ने, आदर्शवाद का एक उदाहरण दिया। एक बात मैंने कहनी जी, ये बाबा के प्रभाव की बात बताते मैं याद करवा रहा हूँ आपको। गत जी दिल्ली विधानसभा के जब चुनाव हुए और जी बाबा ने कहा कि हमारा समर्थन बीजेपी को है जी, जब 70 में से 63 सीट केजरीवाल को मिली, 7 बीजेपी को, जब बाबा कहाँ था, उसका प्रभाव कहाँ था? ये गलतफहमी है, इनके प्रभाव से हार जीत होगी, इनको छुटा के ले आएंगे, ये गलतफहमी रहती है पॉलिटिशियन को। ले लूं, बाबा नकारा हो चुका है, जो बाबा ने कारनामे करे हैं वो नंगे हो चुके हैं, और एक आदमी जिस पे बलात्कार मर्डर के केस सिद्ध हो गए हो, सजा काट रहा हो, उसको ये महिमा मंडित करते हैं, तो ये कहाँ ठहरेंगे? डूबेंगे ही, मेरा ये कहना है। तो सर मेरा वक्तव्य यही था। हरियाणा के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और 2 राष्ट्रीय पार्टियों के शिखर नेताओं के प्रभाव और उनके जनता के सरोकारों के प्रति चिंता की बड़ी खूबी के साथ व्याख्या की है। सही मायने में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को बताने की बजाय कांग्रेस के 2014 से पहले के कार्यकाल के पुराने आरोपों को दोहराकर मतदाताओं को डराने की कोशिश करते दिखते हैं। वहीं राहुल गांधी जनता के बड़े मुद्दों को खूबसूरती के साथ उठाते हुए सीधे जनता के दिलों में उतरने की भावुकतापूर्ण कोशिश करते दिख रहे हैं, जिनका प्रभाव परेशान जनता पर होता भी दिखाई दे रहा है। मोदी जी मतदाताओं को डर दिखाते हैं और राहुल गांधी संविधान की रक्षा की बात करते हुए सबको निर्भय होने का संदेश देते हैं। अब देखना यह होगा कि हरियाणा की जनता किसे पसंद करती है और किसे नापसंद करती है, इसका फैसला 8 अक्टूबर को हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे प्रदेश के चुनावी समीकरणों का विश्लेषण लेकर। नमस्कार।